बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, उस का लेवल क्या रहता है। हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन जो है बीपीएससी ने अब तक पूछा है, उसका ही कुछ क्वेश्चन को हम लेके आए हैं यहाँ पर। और यहाँ जो है आज जो सब्जेक्ट है बीपीएससी ई के, वो सब्जेक्ट है क्या, तो वो सब्जेक्ट आपका जो है आज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उस क्वेश्चन को यहाँ पर जो हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जैसे आप देखिए, ये सारे क्वेश्चन अभी आप सभी को पता है कि ITI VP का जो है एग्जाम होना है, जो कि मतलब एक्सपेक्टेड डेट यानी कि अनाउंस किया हुआ है 14 जुलाई 2024। ठीक है, इसका भी जो है सिलेबस वही है जो सिलेबस बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग का, जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, वही सिलेबस इसका भी होगा। तो दोनों एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और इसी क्वेश्चन से इसी तरीके का क्वेश्चन आने की संभावना भी है, क्योंकि ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चन किस तरीके का है। आज जो हम सब्जेक्ट सिलेक्ट की है वो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 53 है, ये पीटी एग्जाम का था, जो 2017 का एग्जाम जो हुआ था बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, उसका पीटी एग्जाम का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि which one is not the effect of the presence of iron oxide in water। अगर आयरन ऑक्साइड जो है प्रेजेंट रहेगा वाटर में तो कौन सा इफेक्ट उसमें नहीं आएगा। तो देखो, काउज ऑफ रेड कलर, देखो आयरन अगर जो है रहता है किसी भी चीज में तो वहां पर रेड कलर का मतलब रेड कलर जो है क्या करता है कि प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आप लोग इसमें देखते होंगे, क्या कहते हैं कि इसमें जो है इसमें देखते हैं कि सीमेंट वगैरह में या फिर ब्रिक्स वगैरह में तो आयरन ऑक्साइड की जितना भी प्रेजेंट होता है, आयरन अगर प्रेजेंट रहता है तो वहां रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आयरन अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें जो है कोरोजन भी मतलब होने की जो है संभावना रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये है कि अगर आयरन प्रेजेंट रहेगा तो वो हार्डनेस भी होगा। यहाँ कह रहा है कि नोट इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो यहाँ जो है नोट इफेक्ट होगा तो कौन सा, तो काउज ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट जो है आयरन ऑक्साइड के वजह से नहीं आता है वाटर में। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। उसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर एक अगला नंबर क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो यहां पर क्या है, कहता है कि कलर ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन द नंबर ऑफ, यानी कि किस नंबर में जो है कलर ऑफ वाटर को एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन ए कहता है कि पीओ वैल्यू या सिलिका स्केल या फिर प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल या नन ऑफ द एबव। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहां पर जो है एक पीओ वैल्यू है, सिलिका स्केल जो होता है, तो सिलिका स्केल किसके लिए होता है, तो ये टर्बिडिटी टेस्ट के लिए हम लोग मतलब कौन सा यूज करते हैं, तो सिलिका स्केल को। तो यहां पर ये ध्यान रहेगा कि टर्बिडिटी के लिए जो है सिलिका स्केल को यूज किया जाता है। उसके बाद प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल का यूज किया जाता है किसके लिए, तो कलर ऑफ वाटर एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो कोबाल्ट प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल का तो यूज करते हैं। दूसरा ये होता है कि ऑर्डर टेस्ट में कौन सा यूज किया जाता है, तो ओस्मोस स्कोप मतलब यूज किया जाता है किसमें, तो जो है ऑर्डर टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आगे का ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका 54 नंबर क्वेश्चन का होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लगेगा कि ये शायद क्वेश्चन कहीं और का पूछा हुआ है, नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कि ए का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीटी 2018 में जो हुआ था, ये हम किसी से क्वेश्चन लिए हैं, जिस क्वेश्चन को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं पीटी 2018 में, और ये एग्जाम हुआ था 15 सितंबर 2018 में 2018 में। ठीक है, तो ये किसका है, तो बीपीएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। आगे देखते हैं कि 55 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, कह रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड, यहां पर क्या बात हो रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पस शुड नॉट बी एक्सीड, यानी कि ये जो है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट जो होता है किसका, तो टोटल सॉलिड कंटेंट का वो 500 ppm होता है। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन इसको बोलते हैं। ठीक है, 500 ppm। तो यहां पर हम लोग कुछ जो है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितना रहता है, जैसे पीएच वैल्यू की अगर बात करें तो पीएच वैल्यू जो होता है तो वाटर का 6.5 से 8
तक मतलब होता है, कितना होता है 6.5 to 8 तक होता है। टोटल सॉलिड का रेंज तो आप देख लिए कि ये जो है 500 होता है। इसका एक चार्ट होता है जिस चार्ट को हम आगे प्रोवाइड कर देंगे, वो भी जो है रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्लोराइड कंटेंट का अगर बात करें तो क्लोराइड कंटेंट 250 ppm मतलब जो है क्या होता है कि मैक्सिमम इसमें अलाउड रहता है। हार्डनेस की अगर बात करें तो हार्डनेस जो होता है तो वो 100 ppm मतलब अलाउ होता है। उसके बाद अगर कॉपर की बात करें तो ये 3 ppm जो है मैक्सिमम अलाउबल रहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड की बात करें तो देखो 1 से लेकर के फ्लोराइड कंटेंट जो है किसी भी पोर्टेबल वाटर में 1 से 1.5 ppm के बीच अलाउड रहता है, ठीक है। एक जो है क्या रहता है परमिसिबल लिमिट, और 1.5 जो है रहता है क्या, तो ये जो है रहता है क्या कि इसे एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी कि काउज ऑफ रिजेक्शन। अगर किसी भी वाटर का फ्लोराइड कंटेंट 1.5 ppm से अधिक है तो वो जो है क्या होगा, तो जो है उसको आपको क्या कर देना है कि रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें देखो फ्लोरीन के वजह से टूथपेस्ट जो यूज करते हैं उसमें भी फ्लोराइड कंटेंट होता है। 1.5 से 1 से अगर कम रहेगा तो उसमें क्या होगा कि डेंटल कैविटीज होने लगते हैं। ये सारे चीज आगे हम लोग देखते हैं कि कब मतलब जो है बोन फ्लोरोसिस होने लगता है, तो उसका भी लिमिट अभी हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन आगे पूछा हुआ है तो उन सारे चीजों को देखेंगे। उसके बाद आयरन और मैग्नीज का कितना होना चाहिए, तो आयरन और मैग्नीज अगर बात करें तो आयरन और मैग्नीज का जो है रहता है लिमिट कितना रहता है, तो 0.3 ppm तक रहता है। ये इस टेबल को आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद जो आर्सेनिक लीड का रहता है तो 0.05 से 0.05 तक रहता है आर्सेनिक लीड का। क्लोरीन का अगर कहें तो 0.12 जो है कितना रहता है, तो 1.25 के बीच रहता है, ठीक है। तो इन सारे चीजों को हम लोगों को जो है ध्यान में रखना है। इसी में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट इन द वाटर इन डोमेस्टिक पर्पस के लिए कितना होना चाहिए, नॉट एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो 500 ppm। हम लोगों ने इससे पहले भी देखे, यहां पर जो है मैच करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। मैच कह रहा है कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग टू द कोड गिवन बिलो। तो यहां पर कोड दिया हुआ है, आपको यहां पर मैक्सिमम ये करना है, ठीक है। तो यहां पर जैसे इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे कहता है कि बल्कि फ्लोटिंग, नंबर ए ऑप्शन जो दिया हुआ है यहां पर क्या दिया हुआ है कि बल्कि फ्लोटिंग सस्पेंडेड मैटर, उसके बाद ऑयल एंड ग्रीस कब जो है ये होगा, सस्पेंडेड सॉलिड कब ये होगा, कोलाइडियल जो है डाइवर्जन कब होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको देखते हैं, तो बल्कि एंड फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड मैटर जो है रिमूव जो होता है, तो ये ऑप्शन उधर ऑप्शन नंबर 2 में जो है ये रैक प्रोवाइड करते हैं, रैक और स्क्रीन में ये सारे चीज निकल जाते हैं। ऑयल और ग्रीस का मतलब जो है निकाला जाता है, तो फ्लोटेशन टैंक में जो है होता है, ठीक है, फ्लोटेशन टैंक में जो है होता है। उसके बाद जो है सस्पेंडेड सॉलिड का कैसे ये होता है, तो सस्पेंडेड सॉलिड का अगर देखिएगा आप, तो सस्पेंडेड सॉलिड जो रहते हैं तो वो जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं वो केमिकल फ्लोटेशन से निकाला जाता है, और जो है कोलाइडियल एंड डिसोल्व ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो बायोलॉजिकल ग्रोथ और स्लिम्स से जो है ये होते हैं, ठीक है। तो इनका ऑप्शन जब आप मिलाएंगे तो इसको 2-3 बार पढ़ लेना है। ये एक्चुअल में जो है गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये किसका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो गेट में जो है पूछा गया है, गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आराम से जो है देख लेना है, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन 50 नंबर 57 है, जिसमें कह रहा है कि टू सर्व एज मेन लेड ऑन द ब्रिज आइडियली सूटेबल पियर्स आर। तो ये एक्चुअल में जो है होता है क्या, तो स्टील पाइप्स हम लोग इसमें जनरली यूज करते हैं। कौन सा, स्टील पाइप जो है जनरली यूज किया जाता है किसी भी ब्रिज के जो है अंदर, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। और स्टील पाइप होता है, कास्ट आयरन पाइप भी होता है। कास्ट आयरन पाइप कब यूज किया जाता है, तो कास्ट आयरन पाइप को हम लोग स्पून पाइप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, स्पून आयरन पाइप्स के नाम से यूज कर जाते हैं, नाम से जाने जाते हैं। और कास्ट आयरन पाइप को जनरली जो है डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस से यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस से जो है यूज किया जाता है किसको, तो कास्ट आयरन पाइप को। उसके बाद जैसे यहां पर आप एक ऑप्शन है कि रफ आयरन पाइप, तो ये जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए इनसाइड द बिल्डिंग, इनसाइड बिल्डिंग में जब हम लोग जब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वहां पर कौन सा
प्रोवाइड करते हैं तो रफ आयरन पाइप्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सारे चीजों को जो है ध्यान में रखना है और ये इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, सी ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है कि 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मूला टू फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ थ्रू द पाइप। तो हेड लॉस मतलब जो है फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला नहीं होता है किसी भी पाइप के थ्रू फ्लो होने के लिए। तो सबसे पहले देखिए डार्सी-वेइसबर्ग फॉर्मूला, ये हेड लॉस को ही जो है हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं और ये जो है सब किसी को पता होता है, एफ एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू डी इज इक्वल टू जो है क्या होता है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि हेजन-विलियम्स फॉर्मूला, तो हेजन-विलियम्स फॉर्मूला भी आप देख लीजिए क्या होता है। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है 10.7 L डिवाइडेड बाय CH पर पावर 1.85 इंटू D पर पावर 4.87 इंटू Q पर पावर 1.85 जो है होता है ये हेजन्स फॉर्मूला, और ये भी हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला जो है, अगला एक और मैनिंग्स फॉर्मूला भी सब किसी को पता है। मैनिंग्स फॉर्मूला देखिए, मैनिंग्स फॉर्मूला यहां पर अगर हम लोग देखते हैं मैनिंग्स फॉर्मूला, तो मैनिंग्स फॉर्मूला जो है जनरली भी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं 1/n इंटू आर पर पावर 2/3 s पर पावर 1/2, लेकिन यहां पर हेड लॉस जो कैलकुलेट किया जाता है तो ये होता है 10.3 इंटू एल डिवाइडेड इंटू एल इंटू एन क्यू पर पावर 2 डिवाइडेड बाई डी पर पावर 5.83। यहां भी सही से लिखा नहीं जाता है, हम इसको जब बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो वहां पर जो है इन सारी चीजों को बता देंगे। तो अब यहां पर हम लोग अभी ने जो है देखा, यहां पर क्या देखने को मिला कि डार्सी-वेइसबर्ग फॉर्मूला भी यूज किया जाता है हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए, हेजन्स फॉर्मूला भी यूज किया जाता है और मैनिंग्स फॉर्मूला भी यूज किया जाता है, यानी कि ली फॉर्मूला नॉट यूजफुल फॉर द है कैलकुलेटिंग टू द हेड लॉस थ्रू द फ्लोइंग पाइप। तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि 59 नंबर क्वेश्चन जो है फिर से ड्रेन से रिलेटेड है। यहां पर कह रहा है कि ड्रेन वोल्व या स्कोर वोल्व, देखो दोनों नाम एक ही है, ड्रेन वोल्व को या स्कोर वोल्व कहते हैं, इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर प्रोवाइडेड। ड्रेन वोल्व कहां पर मतलब जो है, ड्रेन मतलब क्या, निकालना। जैसे मान लेते हैं ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरीके का जो है सिस्टम है। इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर किसी तरीके का मेंटेनेंस वर्क करना हो तो पहले हम लोग इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से क्या करेंगे कि इस सिस्टम से जो है वाटर को निकाल लेंगे। उसके बाद जब ये खाली हो जाएगा तो कोई भी मैन या फिर मशीन एनरीज लेकर के हम लोग इस पे जो है क्या करेंगे कि मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं। तो ये जो इससे वाटर कंप्लीटली आउट करने के लिए हम लोग जो ड्रेन या वॉल्व प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग ड्रेन वॉल्व या फिर जो है स्कोर वॉल्व। तो अब देखिए इसको अगर ऊपर प्रोवाइड कर देंगे तो क्या अपने से इससे जो है पूरा वाटर पास होगा, नहीं हो सकता है। तो यानी कि इसको सबसे लोएस्ट पॉइंट पर, जहां पर हम लोग मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उस पॉइंट पर अगर हम लोग ड्रेन वॉल्व या स्कोर वॉल्व प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में सारा वाटर इससे जो है निकल जाएगा। अगर इस केस में सारा वाटर इससे निकल जाएगा तो उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें कंप्लीटली जो है मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए ड्रेन वॉल्व या स्कोर वॉल्व हमेशा जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोअर इंच पॉइंट पर लगाया जाता है, यानी कि सबसे लोएस्ट पॉइंट पर लगाएंगे तब वो क्या करेगा कि उसको खाली कर देगा और उसके बाद क्या कहते हैं कि उसमें हम लोग मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहां पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अभी हम लोग जो है कॉपर का डोज के बारे में बता रहे थे, जो क्लोराइड कंटेंट मैक्सिमम टोटल सॉलिड कंटेंट के बारे में जो क्वेश्चन आया था वहां पर, तो वही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डोज ऑफ द कॉपर सल्फेट इन द वाटर ट्रीटमेंट इज वेरीज, यानी कि जो है ये सब फैक्ट्स को याद रखना है। ठीक है, तो ये जो होता है डोज कॉपर सल्फेट का वाटर ट्रीटमेंट में, तो ये 0.3 ppm से 0.6 ppm के बीच होता है। कितना होता है, 0.3 ppm से 0.6 ppm के बीच होता है। तो इसको जो है ध्यान में रखना है, याद रखना है। और उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने फ्लोराइड कंटेंट के बारे में अभी देखा था, ठीक है, कि फ्लोराइड कंटेंट, तो वही क्वेश्चन यहां पर आगे है। ये सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, किसी भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां कहता है कि ए फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इन वाटर इज बेनिफिशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डेंटल कैरीज इन द चिल्ड्रेन्स में, मतलब डेंटल कैरीज के लिए जो है प्रोवाइड प्रिवेंशन के लिए हम लोग किस लिमिट में फ्लोराइड को उसमें जो है ये करेंगे, ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा बोला जा रहा है। ठीक है,
तो यहां पर जो आंसर होगा, ये आंसर होगा आपका बी नंबर 0.7 ppm से 1.3 ppm के बीच। तो सबसे पहले ये है कि हम लोग थोड़ा फ्लोराइड कंटेंट का ये देख लेते हैं, लिमिट देख लेते हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये जो है ये बताया जा रहा है। तो एक्सेप्टेबल लिमिट जो होता है फ्लोराइड का, तो 1 mg पर लीटर का हो या 1 ppm पर ppm कहिए, ये दोनों चीज एक ही है। उसी तरीके से काउज ऑफ रिजेक्शन की अगर बात करें तो फ्लोराइड कंटेंट 1.5 mg पर लीटर या फिर जो है 1.5 ppm से अगर अधिक होता है तो उस केस में भी आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं फ्लोराइड को, ठीक है, उस केस में आपको हानि करेगा। अब क्या होता है कि हमारा जो है ये फ्लोराइड कंटेंट 1 तक अगर रहता है, 1 mg पर लीटर या 1 ppm तक रहता है, तो ये जो है क्या होता है कि टूथ के लिए, टूथ के ग्रोथ के लिए बेटर होता है, और वो हमें जो है क्या करता है, डेंटल कैविटीज से भी जो है बचाता है, डेंटल कैविटीज से भी क्या करता है कि बचाता है किसको, तो टीथ को। अगर फ्लोराइड कंटेंट 1 तक रहता है तब, अगर फ्लोराइड कंटेंट का वैल्यू, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लोराइड कंटेंट का वैल्यू, फ्लोराइड कंटेंट का जो वैल्यू है, ये फ्लोराइड कंटेंट का वैल्यू 1.5 से 2 ppm के बीच हो जाता है, तो उसको हम लोग जो है मोटलिंग ऑफ टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं कि उस समय हमारा मतलब जो है टीथ का क्या होगा, मोटलिंग होने लगेगा, ठीक है। और अगर जो है कि फ्लोराइड कंटेंट ग्रेटर देन 5 ppm हो जाता है तो बोन फ्लोरेसिस होने लगता है। क्या होता है कि बोन फ्लोरेसिस कब होने लगेगा, अगर किसी भी वाटर का, यानी कि पोर्टेबल वाटर का अगर जो है कि फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 5 ppm है तो बोन फ्लोरोसिस की बीमारी होने की संभावना जो है बढ़ जाती है, यानी कि हो ही जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखना है। अब यहां पर जैसे एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है क्या कि दे मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीवर अंडर कल्वर्ट। तो अंडर कल्वर्ट में जो सीवर यूज किया जाता है तो वो कौन सा यूज किया जाता है, तो जो है सर्कुलर सीवर को हम लोग जो है यूज करते हैं, ठीक है, मोस्टली कॉमन सीवर। एक होता है क्या कि इग शेप्ड, मतलब जो है इग शेप्ड कैसा रहता है, तो इस तरीके से अंडा के आकार का रहता है। इसमें जो है डबल क्या कहते हैं कि डबल सीवर सिस्टम भी कहते हैं, 2 सेट्स ऑफ सीवर सिस्टम रहता है और एक सिंगल सीवर सिस्टम होता है, ठीक है। डबल सीवर सिस्टम में देखो दोनों में अंतर क्या है कि अगर जो है एक हम लोग फिगर बना देते हैं कि ये डबल सीवर मानते हैं और ये सिंगल। डबल सीवर सिंगल में ये क्या है कि इसमें जो है, इसमें जो क्या रहता है कि सैनिटरी सीवेज और सरफेस वाटर या फिर वेस्ट वाटर को दोनों को अलग अलग मतलब फ्लो कराते हैं। क्या कराते हैं, अलग अलग फ्लो कराते हैं, मिक्सिंग दोनों के बीच नहीं होता है। तो ये जो है क्या रहता है कि इसको हम लोग 2 सेट्स ऑफ सीवर यानी कि जो है डबल सीवर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या होता है कि सेपरेटली, यानी कि इसमें जो है सरफेस वाटर को और जो है सैनिटरी सिस्टम को दोनों को सेपरेटली क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। और इसमें अब एक ही है तो इसी में जो है क्या जाना है कि जो यहाँ इसी में जो है सैनिटरी सीवेज को भी जाना है और दूसरा मतलब सरफेस सीवर को ही जाना है, तो दोनों मिक्सिंग होकर के जाएगा, तो ये सिंगल सीवर सिस्टम रहेगा। तो जनरली हम लोग कलभट के अंदर जो सीवर सिस्टम प्रोवाइड करते हैं वो किसको करते हैं, तो इसको हम लोग इसको करते हैं, किसको, सर्कुलर सीवर सिस्टम को, सर्कुलर सीवर सिस्टम को जो है यूज करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, ये गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। गेट में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग थोड़ा इसको। हाँ, गेट में क्या क्वेश्चन पूछा है, गेट में क्या कह रहा है कि दे डिसइंफेक्शन इफिशियंसी ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट। डिसइंफेक्शन इफिशियंसी जो है क्लोरीन का क्या होगा वाटर ट्रीटमेंट में, इज नॉट डिपेंड ऑन पीएच वैल्यू। क्या डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो डिसइंफेक्शन इफिशियंसी जो है ये ध्यान रखना है कि घटने लगता है कब, जब पीएच वैल्यू ऑफ वाटर बढ़ जाता है, ठीक है। डिसइंफेक्शन इफिशियंसी यानी कि घट जाता है किस, कब, तो पीएच वैल्यू बढ़ने लगता है। दोनों के बीच इनवर्सली रिलेशन है, इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी ऑप्शन को पढ़ करके इसका ऑप्शन हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां पर ऑप्शन डी क्या कहता है कि ऑप्शन डी कहता है कि इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग पीएच वैल्यू, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। पीएच जितना कम उतना ही डिसइंफेक्शन इफिशियंसी क्या होगा, क्लोरीन का जो है अधिक होगा एच कंपेयर टू अगर जो है पीएच भी
इफेक्ट है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये भी गेट 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और डायरेक्ट एकदम डिक्टो। आपको अगर लगता है कि नहीं तो आप जाकर के गेट का अगर क्वेश्चन पेपर होगा तो उसको आप मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है गेट एग्जाम में। यहाँ पर थोड़ा ये हो रहा है, इसको देखिए। यहां पर क्या कह रहा है कि लिस्ट 1 के कंटेंट को लिस्ट 2 के कंटेंट से मैच कराने हैं प्रॉपरली विथ करेस्पॉन्डिंग टेस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग टू द कोड गिवन बिलो। यानी कि इस तरीके का लेंथी क्वेश्चन भी अब बीपीएससी पूछने लगा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत ऐसे आसान था। यहाँ पर सस्पेंडेड सॉलिड किसमें होता है, तो सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है तो ये रहता है सस्पेंडेड सॉलिड की अगर बात करें तो ये होता है क्या, तो टर्बिडिटी के फॉर्मेट में होता है। कौन होता है, कि टर्बिडिटी के फॉर्मेट में होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ द जो है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिज्म को अगर बात करें तो बीओडी टेस्ट हम लोग जो है बायोलॉजिकल कहता है बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड जिसको कहते हैं उसको। बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट जो होता है तो वो होता है किसमें, तो एमपीएन में होता है। किसमें होता है, एमपीएन में। और कोगुलेंट डोज जो होता है इसका क्या होता है, जार टेस्ट में। इन सारे चीजों को रट के याद रखना है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक तरीके का क्या है कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है ये एक केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री को मोस्टली चीजों को याद रखना रहता है, तभी आपका क्वेश्चन वहां पर बनेगा। और बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो या फिर वाइस प्रिंसिपल का जो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम होना है, उन दोनों एग्जाम में इनका जो है वेटेज थोड़ा सा अधिक रहेगा क्योंकि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, यहां पर इसका ऑप्शन था। उसी तरीके से यहां पर क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा लेंथी है, ये भी गेट का ही पूछा हुआ 2014 का क्वेश्चन है। कहता है कि पोर्टेबल वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टर्बाइड सरफेस वाटर। टर्बाइड सरफेस वाटर से मतलब हमको पोर्टेबल पीने वाले वाटर को बनाना है तो किस प्रोसेस से हम लोग गुजरेंगे, तो सबसे पहले क्या टर्बाइड सरफेस का वाटर होगा, फिर जो है कोगुलेंट उसमें करेंगे, फिर फ्लोकुलेशन करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे, स्टोरेज करेंगे और सप्लाई करेंगे। ये नहीं, यहां पर ऑप्शन देखिए, इसको थोड़ा सा समझना है और ध्यान में रखना है। यहां पर क्या दिया है कि टर्बाइड सरफेस का सबसे पहले वाटर आपके पास होगा, तब तो उसको आप यूज करेंगे। तो टर्बाइड सरफेस के वाटर को आपने लिया, उसमें जो है क्या होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेडिमेंटेशन करके हटा देंगे। सेडिमेंटेशन हटाने करने के बाद फिर उसमें कोलाइडियल पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, कोलाइडियल पार्टिकल्स ऐसे नहीं रिमूव होता है तो उसमें हम लोग किसी तरीके का केमिकल यूज करते हैं और उसका क्या करते हैं कि गांठ बनाते हैं, यानी कि डिफरेंट अलग अलग पार्टिकल को एक जगह मिला करके उसका साइज बड़ा करते हैं और उसकी जो है डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर अधिक होता है, जिससे फिर वो सेटल डाउन होता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि सेडिमेंटेशन कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फ्लोकुलेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, तो फ्लोकुलेशन कराएंगे। तो यहां पर क्या होगा, हमारा फ्लोकुलेशन होगा, उसके बाद फिर उसमें कोगुलेशन करेंगे, उसके बाद डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वाटर में ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो किसी भी के लिए, किसी भी मतलब जो है जीवन के लिए हानिकारक हो, तो उस बैक्टीरिया को मारने की जो प्रोसेस होता है वाटर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो डिसइंफेक्शन कहते हैं। तो डिसइंफेक्शन करेंगे, उसके बाद फिर उस वाटर को डायरेक्ट हम लोग सप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि पीने के लिए उसका हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे। उसका क्या करेंगे, तो फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसको स्टोर करेंगे। स्टोर इसलिए करेंगे कि अचानक ये नहीं कि वाटर को इधर हम लोग प्रिपेयर किए उसके बाद भेज नहीं सकते, स्टोरेज करेंगे। स्टोर करने के बाद फिर जरूरत के हिसाब से हम लोग सप्लाई करेंगे। तो इस ऑप्शन को याद करके 2-4 बार याद करना है, पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी रिवर वाटर का भी पूछा जाता है। तो यहां पर सबसे पहले टर्बाइड सरफेस वाटर होगा, फिर सेडिमेंटेशन होगा, उसके बाद फ्लोकुलेशन होगा, उसके बाद कोगुलेशन होगा, उसके बाद डिसइंफेक्शन होगा, फिर फिल्ट्रेशन होगा, स्टोरेज होगा और सप्लाई तब हम लोग लास्ट में करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गेट 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें भी मैच कराने हैं। मैच क्या करना है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि वहां पर लिस्ट 1 में लिस्ट 2 को मैच करने बोला गया होगा, तो उस तरीके से हम लोग इसको जो है क्या करेंगे कि मैच कराएंगे। ठीक है, मैच कराएंगे। तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वाटर हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि यहां पर जो है कंडीशनिंग दिया हुआ है, जैसे इसको आप आराम से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, यहां पर क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका
जैसे थिकनिंग ऑफ द जो है सलज बाय द केमिकल ऑक्सीडेशन, तो ये हम लोग सेपरेशन ऑफ वाटर के मेथड से यूज करते हैं। किसके से यूज करते हैं? तो सेपरेशन ऑफ वाटर से। उसके बाद क्या है कि स्टेबलाइजेशन ऑफ सलज बाय द हीट एंड केमिकल ट्रीटमेंट, तो ये जो है डाइजेशन ऑफ सलज कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइजेशन ऑफ सलज कहलाता है। उसके बाद क्या है कि कंडीशनिंग ऑफ द सलज, कंडीशनिंग ऑफ सलज का मतलब क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ वाटर, सेपरेशन ऑफ वाटर। उसके बाद क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ द सलज बाय द फ्लोटिंग और ग्रेविटी, रिडक्शन ऑफ द सलज बाय द फ्लोटिंग एंड ग्रेविटी, ये क्या होता है? डिक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम इससे क्या होता है कि डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर जो है सी इसका ये होगा। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन ये भी जो है गेट का क्वेश्चन, हम इससे पहले वाले वीडियोस में भी कहा था कि जो है गेट के सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को भी लीजिए कि ये क्वेश्चन भी गेट का पूछा हुआ है। बीओडी रिमूवल इफिशियंसी इन द परसेंटेज ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर द नॉर्मल कंडीशन इज अबाउट, ये कितना रहता है? तो 30%। ऐसे लोग 65% पाएंगे। क्या होता है कि 5 डेज का बीओडी उसमें जो है कितना रहता है? तो 60% आपके पास रह गया, 60% 100 में से रह गया, तो रिमूव कितना हुआ? 32% ना। स्टैंडर्ड बीओडी कितना होता है? तो 5 डेज 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां रिमूवल की बात पूछा जा रहा है। लोग क्या सोचते हैं कि हम तो हमेशा पढ़ के आते हैं ऑप्शन इसको कि 68%, तो यहां पर 68% एज इक्विवेलेंट टू 70% मान लिया गया है, इसीलिए 30% इसने इसको जो है रिमूवल को दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी ए मारा है वो ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है। उसके बाद बल्किंग ऑफ द सलज, ये भी गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन गेट से कॉपी किया गया है। बल्किंग ऑफ सलज इज रेफर टू, ये क्या होता है कि फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो मस्ट बी लेस देन 0.3 पर डे होना चाहिए, तब वो क्या होगा कि सलज का बल्किंग होने लगेगा। सलज का क्या होने लगेगा? कि बल्किंग होने लगेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी जो है गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पर देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि SO2 एंड CO2 एडवर्सली इफेक्टेड द ऑक्सीजन। ऑप्शन ए कहता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये इन्वायरमेंटल का जो वाटर ये एक क्या है कि ध्वनि ये साउंड पोल्यूशन का क्वेश्चन है। और एक जो है इसका क्या कहते हैं एनवायरनमेंट का लास्ट का टॉपिक जो है जिसमें फिल्म वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ, एक नॉइज पोल्यूशन है और एक जो है नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड एंड फंक्शनिंग ऑफ द जो है लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ये कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोगों का एक्चुअल में क्या करता है कि ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ ब्लड रेस्पेक्टिवली क्या करता है कि रिड्यूस कर देता है, यानी कि फंक्शनिंग को कम कर देता है। अगर SO2 और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो क्वांटिटी अगर बढ़ जाता है तो ये फंक्शनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रेस्पेक्टिवली क्या करता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को भी रिड्यूस कर देता है। हमारे ब्लड को के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट पर पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो ये यहां तक इतना क्वेश्चन सारा था किसका? तो BPSC असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम जो 2017 का PT का एग्जाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप कि आपने जो है देखा होगा और किस लेवल का क्वेश्चन है, लेवल भी आपको समझ में आया होगा, और उसके बाद किस तरीके से इसमें पढ़ाई करना है, क्या पढ़ना है, इन सारे चीजों को भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम मतलब बताना चाहते हैं कि आखिर असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम का BPSC असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो या फिर जो ITI वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम है, उन दोनों में जनरल इंजीनियरिंग के लिए कैसे तैयारी करें, तो अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और बहुत ज्यादा टाइम दे भी नहीं सकते हैं। तो सबसे बेस्ट बुक जो है एक GKP पब्लिकेशन का आता है, GKP पब्लिकेशन का जनरल इंजीनियरिंग, इसमें सारा चीज दिया हुआ है, इसको आप पढ़ जाइए, ये सबसे अच्छी बुक है। हाँ, इसका क्या है कि ऑप्शन गलत दिया हुआ, बहुत सारा आंसर जो है गलत दिया हुआ है, तो उस ऑप्शन को अपने से करना है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसका हर चैप्टर से पहले इसका जो है कुछ पार्ट ये दिया गया है। क्या दिया गया है? एक ही थ्योरी दिया गया है और उस थ्योरी को आप पढ़ते हैं तो उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा जस्ट एक सजेशन है। या नहीं तो फिर BPSC असिस्टेंट इंजीनियर का जब एग्जाम हुआ था तो 2700 का MCQ का क्वेश्चन पेपर बैंक लेके आया था कौन? तो मैडेजी का भी बुक बहुत ये जो है अच्छी बुक है, इसको भी आप खरीद करके पढ़ सकते हैं और अपने तैयारी को कर सकते हैं। लेकिन मैडेजी का ये चीज देखा गया था कि BPSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग के जो PT एग्जाम हुए थे 2018 में, सितंबर 2018 में, तो उस समय इससे क्वेश्चन नहीं लगा था। लेकिन हाँ, बेस्ट बुक है, आप यहाँ से मतलब अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।